what should be the study material to prepare the subject for engineering mathematics for GATE exam. टेस्ट सीरीज देना कैसे है? तो एक बात समझो, टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन. दो टाइप के टेस्ट सीरीज है, एक हमारा ऑफलाइन है और एक हमारा क्या है भाई, ऑनलाइन. परफॉर्मेंस समटाइम टेस्ट इज फॉर इंप्रूवमेंट. किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए देयर इज नो फिक्स्ड स्ट्रैटेजी. द स्ट्रैटेजी इज क्रिएटेड बाय स्टूडेंट इटसेल्फ. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, myself Sagar Sonkar, a faculty of Medici, and today I'm going to discuss about the engineering mathematics strategy, preparation, content material and all that. हम आज बात करने वाले हैं इस सेशन में एक छोटा सा एक वीडियो आपके लिए कि हम बताने जा रहे हैं कि इसमें हम लोग कैसे इन गेट 2025 वी आर एबल टू गेट 13 मार्क्स. थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, कैसे इस सब्जेक्ट को तैयार करना है, क्या वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी बात करेंगे हम लोग इस सेशन में. तो चलो हम लोग पहले बात करते हैं इस सब्जेक्ट का. अगर हम लोग बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो अगर हम लोग बात करें कि इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस की बात करते हैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज अ फिक्स दैट दे आर सपोज्ड टू आस्क 13 मार्क्स एंड इट इज स्टैंडर्ड. इट इज मेंशन इन द ब्राउचर दैट दे आर सपोज्ड टू आस्क 13 मार्क्स. Except computer science branch, mechanical, civil, EC, electrical, PI, they are exactly कह सकते हैं कि 13 नंबर का आने वाला है. थोड़ी सी यहीं पे एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के पेपर का भी ये पार्ट है और उसमें अगर हम लोग वेटेज की बात कर दे तो दे आर सपोज टू बी 15 क्वेश्चन विच मीन्स 30 मार्क्स आउट ऑफ 200. अकेला केवल मैथमेटिक्स है. तो फिलहाल आज की सेशन में हम लोग सिर्फ बात करेंगे, डिस्कशन रखेंगे केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में और सिर्फ गेट ओरिएंटेड बात करेंगे. तो चलो हम लोग बात करते हैं इस सेशन में. पहला बात करते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है. सो देखो अगर हम 2025 की बात करें कि 2025 विच इज कंडक्टेड बाय IIT रुड़की, 2025 का जो गेट का पेपर है इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय द IIT रुड़की. और IIT रुड़की ने जो सिलेबस रिलीज किया है उस हिसाब से मैं बताता हूं कि क्या क्या सिलेबस है. अगर हम लोग एक छोटे से बात करें कि आखिर इस सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग ब्रांच में क्या क्या है, तो देखो हमने एक चार्ट रखा है फॉर 2025 में कि इनका सिलेबस क्या है. तो अगर हम बात करें कि सिविल, मैकेनिकल, EEC और CS की, इन ब्रांच की मेनली हम बात करते हैं और जो पड़ेगा तो हम IN और PI की भी बात कर लेंगे, इसमें देखा जाएगा इसमें, ठीक है. जैसे हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले कि लीनियर अलजेब्रा एक टॉपिक है. देखो टोटल हमने 10 टॉपिक बना रखे हैं. एक हमारे पास है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, तीसरा वी आर हैविंग कैलकुलस, फोर्थ वेक्टर कैलकुलस, फिफ्थ हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिक्स वी आर हैविंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेवेंथ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एट न्यूमेरिकल मेथड एंड नाइन्थ वी आर हैविंग लैप्लास एंड टेंथ वी आर हैविंग फोरियर सीरीज. अगर हम लोग बात करते हैं सिविल ब्रांच के लिए, तो पहले सिविल, मैकेनिकल, EC, इलेक्ट्रिकल की बात करें. अगर हम बात करते हैं सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लीनियर अलजेब्रा. अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा सिविल ब्रांच के सिलेबस में भी है, मैकेनिकल के सिलेबस में भी है, EE के सिलेबस में भी है, EC के सिलेबस में भी है एंड कंप्यूटर साइंस के भी सिलेबस में है. तो लीनियर अलजेब्रा सारी ब्रांच में है, इवन IN में भी है, PI में भी है, केमिकल ब्रांच में भी है. अगर हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. मैकेनिकल में भी है, EE ब्रांच में भी है, EC ब्रांच में भी है और CS ब्रांच में भी है. यही अगर हम बात करें कैलकुलस का, तो कैलकुलस भी आपका सिविल ब्रांच में भी है, मैकेनिकल ब्रांच में है, EE ब्रांच में है, EC ब्रांच में है और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में है. एंड इनफैक्ट ये तीनों टॉपिक आपका IN ब्रांच में भी है, PI ब्रांच में भी है और XC ब्रांच में भी है. अगर हम बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस का, सो वेक्टर कैलकुलस इज द पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, EE, EC, बट वेक्टर कैलकुलस इज नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस. वो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में नहीं है. अगर हम लोग पहले कंप्यूटर साइंस की बात करें तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कंप्यूटर साइंस में यही 3 टॉपिक है. इसके अलावा जो उनको मैथ्स पढ़ना है वो है डिस्क्रीट मैथ. कंप्यूटर साइंस को सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़नी है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिविल ब्रांच में भी है, मैकेनिकल में भी है, EE में भी है और EC ब्रांच में भी है, कंप्यूटर साइंस में नहीं है. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, अगेन सिविल ब्रांच, मैकेनिकल, EE, EC, कंप्यूटर साइंस में नहीं है. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सिविल के सिलेबस में नहीं है गेट एग्जाम में. बट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल, it is a part of EE, it is a part of EC, but it is not the syllabus of computer science.
न्यूमेरिकल मेथड की बात करें तो न्यूमेरिकल मेथड सिविल ब्रांच में है, मैकेनिकल में है, बट इट इज नॉट इन द ईसी एंड इलेक्ट्रिकल, एंड इट इज ऑब्वियसली इट इज नॉट इन द कंप्यूटर साइंस। लैपलास एंड फूरियर्स की बात करें तो लैपलास सिविल में भी है, मैकेनिकल में भी है। इनफैक्ट लैपलास और फूरियर दोनों ही बात करें तो ये ईसी इलेक्ट्रिकल का कोर टॉपिक है, और लैपलास फूरियर आपका सिविल और मैकेनिकल में भी है। दो अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये जो 10 टॉपिक लिखे इनमें से अगर हम लोग बात करें तो सिविल ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है तो वो है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और इसी इलेक्ट्रिकल में अगर हम लोग बात करें तो क्या नहीं है, वो है केवल और केवल आपका न्यूमेरिकल मेथड। दो अर्लियर सिलेबस की बात करने हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेंट सिलेबस। रिसेंट सिलेबस में आपका न्यूमेरिकल मेथड इसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में नहीं है और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सिविल के सिलेबस में नहीं है। मैकेनिकल ब्रांच को इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। तो ये एक हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि ये सिलेबस क्या है, यही टॉपिक है। अब इसके अंदर का कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, देयर विल गेट द डिटेल सिलेबस। बट जो हमने बात रखा है कि लगभग यही टॉपिक सारे जो हैं वो गेट के सिलेबस में है। तो ये तो हमने बात किया सिलेबस का। अब हम बात करेंगे कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का, इनमें कौन से टॉपिक किस ब्रांच के लिए कैसे क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। दो अगर ओवरऑल बात करें तो हम बात करते हैं कि पहले इन सब्जेक्ट को आखिर हम तैयार कैसे करेंगे। व्हाट शुड बी द स्टडी मटेरियल टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट एग्जाम। तो देखो एक छोटी सी बात बताते हैं हम आपको। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि भाई आखिर स्टडी मटेरियल क्या होगा इस सब्जेक्ट के लिए। व्हाट शुड बी द स्टडी मटेरियल। देखो यार एक बात समझिए, जैसे आपने इसमें जितना टॉपिक नाम लिखा हुआ, जितना टॉपिक आपने लिखा है, हर एक टॉपिक पे देयर इज अ ऑथेंटिक बुक इन द मार्केट, नॉट विद वन राइटर। आपको जैसे कैलकुलस की बात कर लो, यू विल गेट द, मतलब आपको 10 राइटर किताब मिल जाएंगे, इंडियन ऑथर की मिल जाएंगे। तो यार इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आखिर पढ़ना क्या है, स्टडी मटेरियल क्या रखें हम जो एग्जैक्टली हमें गेट को मैच करे। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बात करते हैं, वी आर द पार्ट ऑफ मेडेजी, और जो मेडेजी ने आपको क्लास में नोट्स दिया है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स। एंड आई एम टॉकिंग नोट्स मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास नोट्स जो हमने आपको क्लास में करा रखा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस पे यार एक बहुत ही कह सकते हो कि यार एक रिगरस मेहनत की जाती है कि यार स्टूडेंट को क्या कंटेंट दिया जाए विच शुड बी द बेस्ट सूटेड फॉर एग्जाम इन द करंट ईयर। तो हम आपसे ज्यादा मेहनत की है कि भाई 2025 में आपको क्या कंटेंट देना चाहिए, उस पर वर्कआउट करके ये नोट्स कंटेंट तैयार किया गया है। तो मैं आपको बता दूं इस स्टडी मटेरियल के नाम पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी बात को समझता हूं तो वो है आपका क्लास नोट्स, जो आपने क्लास नोट्स बनाया है। ये अगर आपने पहला टारगेट यही है कि इस पूरी तैयारी के दौरान आपको पढ़ना क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि 80 से लेके 90% तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने जो क्लास में नोट्स बना रखा है वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 80 to 90% की मैं बात कर रहा हूं। अगर दो नोट्स आपने जो बना रखा है, जो आपको सर ने करा रखा है नोट्स, उसकी बात कर रहा हूं। पहला काम यह है इस नोट्स में लिखी हुई एक एक बात, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल A to Z चीज क्लियर होना चाहिए। मतलब आप जो पहला टारगेट है कि नोट्स में आप कम से कम, मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम कम से कम आप एटलीस्ट 2 बार, एटलीस्ट 2 टाइम्स पूरा कंप्लीट, कम से कम मैं कह रहा हूं कि 2 टाइम्स जो है पूरी नोट्स को थॉरली विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन, विद ईच एंड एवरी कंसेप्ट आप उसको क्लियर करिए। नोट्स पहला पॉइंट था, नोट्स 2 बार मिनिमम कर रखिए। मतलब नोट्स में लिखी हुई सारी चीज, सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। और अगर ये काम कर लेते हैं तो 80% तो आप मैथ्स का काम कर चुके हैं, 80% काम कर चुके हैं। अब देखो वाइल जब आपने नोट्स बनाया, जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक और काम आपको करते हुए चलना है। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए, वो है आपका शॉर्ट नोट्स। आप ये समझिए कि अब आप हथियार तैयार कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स एक कह सकते हो कि एक वेपन्स है जिसको लेके आपको जिसके दम पे आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। एक शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हैं। पहली बात की शॉर्ट नोट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये खुद के हाथों से लिखा होना चाहिए, इन योर ओन हैंड राइटिंग, आप अपने से लिखें उसको। दूसरा, यूज कलर पेन, आप यूज करिए कलर पेन लिखने के लिए।
तीसरा, आप यूज करेंगे ब्लैंक पेपर, जो A4 साइज का पेपर होता है वो पेपर यूज करिए और अपनी राइटिंग में, ओन हैंड राइटिंग में, अपनी हैंड राइटिंग में आप उसको लिखिए पूरा। तो होता क्या है कि जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो पहले कलर पेन यूज करेंगे, हैंड राइटिंग अपनी रखेंगे और ब्लैंक पेज यूज करेंगे, और जब आप लिखेंगे तो फार्मूला जब आप कोई बनाते हैं तो उसको आप या तो स्टार बनाइए, या तो आप क्लाउड बना रहे हैं, या आप ट्राइंगल बना रहे हैं, या रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहे हैं। इससे क्या है ना कि एक याद करने में हेल्प मिलता है। तो आपको क्या है, जब आप पहले शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, होता क्या है, देखो एक ह्यूमन नेचर है, जब हम पहली बार शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना तो यार दिल नहीं मानता, हम सब कुछ लिख डालते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब वो भी लिख देते हैं जो हम कभी भूलेंगे नहीं, हम उसको भी लिख डालते हैं। मतलब ये इस ह्यूमन नेचर है, हम डिनाई नहीं करते कि ये अगर मैंने भी अपने टाइम पे किया था, हो सकता है आप भी कर रहे हो। तो हमें जो शॉर्ट नोट्स है ना उसको मैक्सिमाइज नहीं करना है, उसको मिनिमाइज करना है। उसको हमें मैक्सिमाइज नहीं करना, वी आर सपोज टू मिनिमाइज। शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट, लेंदी नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स ही थोड़ी ना छाप देना है, मिनिमाइज करना है। इस नोट्स में हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स में वो चीज लिखनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं भूल जाता हूं, जिसपे मुझे ग्रिप पानी है, फार्मूला। मैं जिसे बार बार मैं फार्मूला भूल जाता हूं, मुझे ग्रिप पानी है, मुझे कोई कंसेप्ट है जो मैं बार बार भूल जाता हूं, तो इन शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वो बातें लिखनी है, सिर्फ उन बातों को लिखनी है। तो आपने क्या किया, इस नोट्स को आपने पूरी तरीके से कवर किया। नोट्स को कवर करने के बाद आपने उससे क्या बनाया, एक प्रॉपर बेहतरीन तरीके से शॉर्ट नोट्स। अच्छा, दूसरी बात कि शॉर्ट नोट्स इस कंफर्ट जोन से बनाना है, इस कंफर्ट से बनाना है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रिवाइज द सब्जेक्ट, आप पूरी नोट्स नहीं पलटेंगे, आपने इस नोट्स को देख लिया 2-3 बार, उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स बनाया। तो शॉर्ट नोट्स इतने कंफर्ट से बनाया कि अगर आपको सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो शॉर्ट नोट्स देखेंगे, मेन नोट्स नहीं देखेंगे। ठीक है, मतलब आप इस शॉर्ट नोट्स को पढ़ के ही आप टेस्ट पेपर या कोई भी पेपर देने जाने की बात करेंगे तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाएंगे। इस कंफर्ट से बनाना है। तो अभी आपने फिलहाल क्या बना लिया या भाई, शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक, तो आपने नोट्स पढ़ लिया, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक है, अब आता है अगला स्टेप। अगला स्टेप यह है कि आप अभी हमको 100% पहुंचना है, तो अगला स्टेप आता है वर्कबुक, या हम बात करते हैं सीपीक्यू का। जैसे हमारे पास आपको मेडजी ने एक वर्कबुक दिया होगा, या आप कोई भी एक प्रैक्टिस बुक दिया होगा, या आपको दिया गया होगा सीपीक्यू दिया गया, ऑनलाइन बच्चों को सीपीक्यू दिया गया होगा, मतलब एक ऑथेंटिक आपके पास एक वर्कबुक है आपके पास। अच्छा देखो, वर्कबुक को आप ऐसे हल्के में मत लीजिए, वर्कबुक पे बहुत मेहनत किया गया है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी सोर्सेस है, कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चंस है। अब होता क्या है कि नोट्स के साथ आपको पहला टारगेट है, यू आर सपोज टू फिनिश दिस वर्कबुक। आपको इस वर्कबुक या इसको हम बात कर रहे हैं सीपीक्यू को, आप पूरा 100% A to Z क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है एट एनी हाउ। आपको पूरी की पूरी वर्कबुक को बिल्कुल मतलब नीट एंड क्लीन तरीके से आप पूरा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब वर्कबुक में क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मतलब सोर्स से क्वेश्चन का कलेक्शन है। दूसरा है कि अदर ब्रांच की भी क्वेश्चन है, चाहे आपकी ब्रांच कोई भी हो, जो वर्कबुक दी गई है वो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। अगर आप इस वर्कबुक को खुद से ईमानदारी से अगर आपने सॉल्व कर लिया तो ये जो अभी आपका 80 से 90% था वो बढ़ के आपका पहुंच सकता है 95 तक पहुंच सकता है, अगर आपने पूरी वर्कबुक को ईमानदारी से लगाया है आपने। और उसमें ईमानदारी ही रखना है, ये नहीं कि सलूशन देखो भाई। जैसे एक बात हुआ कि आप पहली बार वर्कबुक क्वेश्चन कर रहे हो सकता है आप फंस रहे हैं, दैट इज फाइन, दैट्स बट ऑब्वियस है, देयर इज अ लेवल ऑफ द वर्कबुक ऑफ मेडजी, फंस सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने क्या किया कि भाई उस नोट्स को जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है या नोट्स बना, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन फंस गए, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपने पहली बार में किसी क्वेश्चन फंस गए तो तुरंत उसका सलूशन चाहिए। यार आप एक बार उस क्वेश्चन को देखे, नहीं आया, एक बार और ट्राई करेंगे, एक बार फ्रेश माइंड से तैयारी करेंगे, फिर भी नहीं आया, एक बार नोट्स ओपन करेंगे, आखिर ऐसा क्या चीज है उस नोट्स में, जरा चेक करें कुछ छूट तो नहीं रहा है। आपने दोबारा नोट्स देखा, आपने दोबारा सॉल्व किया और अब आपसे क्वेश्चन बन गया। एंड अगर एक बार आप इस तरीके से चल रहे हैं और आपने अगर क्वेश्चन को लड़के निकाला है तो आप समझ लीजिए इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग 10 सॉल्व एग्जांपल। एक अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करना 10 से 15 सॉल्व क्वेश्चन के सॉल्व करने की बराबर है। दो यार एक बात आप समझिए कि यू कैन ओनली कंट्रोल द कंसेप्ट, यू कांट कंट्रोल द नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो अथाह है। तो मैं आपको हमेशा देखो, गेट एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो एक अनसॉल्व क्वेश्चन आएगा, वहां आपको सोल्यूशन बनाना है। तो कब प्रैक्टिस करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन को डील करना,
आपने वर्कबुक में लड़ लड़ के क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो यू लर्न द फाइटिंग स्किल की विल फाइट द क्वेश्चन, तो आपको एक थिंकिंग एबिलिटी भी जनरेट होती है। तो आपने पूरी कंप्लीट वर्कबुक लगा डाला। एंड समटाइम इफ यू नीड द हेल्प, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव टीचर, जो आपको टीचर वो पढ़ा रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं बिल्कुल उस वर्कबुक सॉल्व करने के लिए। और जब आप इस वर्कबुक को सॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वर्कबुक में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वर्कबुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वर्कबुक, उसको क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे, ऐसे स्टार बना लिए। या वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में मेनी कंसेप्ट डील हो रहे हैं, मेनी कंसेप्ट, जैसे एक क्वेश्चन में उठाया उसमें यार बहुत सारे कंसेप्ट डील हो रहे हैं, इट्स वेरी वेरी की क्वेश्चन है, ऐसे वर्कबुक से कुछ क्वेश्चंस को हमने स्टार बना रखा है कि व्हेन विल रिवाइज देन विल गो दीज क्वेश्चंस अगेन। जिसे वर्कबुक में ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल रिवीजन के टाइम पे दोबारा करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है भाई। कुछ क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए दी जाती है कि आप ऐसे कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन लेवल पे है, तो आपने कुछ क्वेश्चन को स्टार बना रखा है। वर्कबुक सॉल्व करते करते आपको लगा कि यार हर एक टॉपिक में 15-15, 20-20 क्वेश्चन, कुछ स्टार बना लिए, कुछ बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको हमने एक शॉर्ट लिस्ट कर रखा है, उसको वर्कबुक में टिक कर रखे यार कि जब हम रिवाइज करेंगे तो इन क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे। तो आपने नोट्स पढ़ा 2-3 बार, फिर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया और ईमानदारी से लग के आपने क्या किया, इस पूरे वर्कबुक को सॉल्व किया। एंड इस वर्कबुक को सॉल्व करने में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को मार्क कर रखे हैं, टिक कर रखे कि भाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका इनहैंस हुआ है कि भाई अब मैं पूरा नोट्स पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, वर्कबुक लगा दिया, इसके बाद क्या करें? इसके बाद बारी आती है एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग की विच इज कॉल्ड PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हमें लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से लगाएं? देयर आर सोर्स। आपको पता है कि मार्केट में एक मेडी पब्लिकेशन की ही एक बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे साल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का वो बुक ले लीजिए। अब आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो पहली बात कि ये है यार कि देखो क्या है कि हमको अब प्रैक्टिस करनी है कि अब हमने जो हमने हथियार तैयार किए हैं या जो हमने पढ़ा है उसके कंसेप्ट की क्या है, प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए हम लगाने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो नाउ आई विल डील द PYQ, विल डील द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए एक तरीका क्या लगाएंगे? पहली बात, यू आर नॉट सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम द 1995। See यार, we are going to give the paper of 2025, हमें 2025 का पेपर देना है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 2024। We'll target the 2024 क्वेश्चन, हमारा पहला टारगेट होगा 2024। 2024 का जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर सब टॉपिक, पहला है कि 2024 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब 2024 खत्म होता है तब हम आएंगे उस टॉपिक का 2023 का क्वेश्चन डील करेंगे। फिर मैं बात करूंगा 2022 का क्वेश्चन डील करिए, 2022 डील करिए, देन 2021 डील करिए एंड देन 2020 का डील करिए। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले ये शुरू के 5 साल के पेपर, मतलब 20 से लेके 24 तक के ये 5 साल के क्वेश्चन को बिल्कुल ऑनेस्टी से सॉल्व करिए। और इनको सॉल्व करते समय ऐसा नहीं है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सॉल्व क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ तो सॉल्व क्वेश्चन ही है, तो सोल्यूशन देख देख के सॉल्व कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट हाउ दे सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनका एक हाथ पूरा सोल्यूशन में रहता है, वो पढ़ते हैं फिर सोल्यूशन देख लेते हैं। भाई ऐसे नहीं सोल्यूशन बनाना है, वो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस के लिए बिना सोल्यूशन देखे उसका सॉल्व एग्जाम्पल बनाओ, सॉल्व करो। जब फंसो तो आप सोल्यूशन देखो कि यार ये मुझसे क्यों नहीं हुआ, और नहीं हो रहा तो थोड़ा रिग्रेट करो यार क्यों नहीं हुआ आपसे, जब सब कुछ पढ़ रखे हैं तो 24, 23, 22, 21 सॉल्व की। अच्छा, अब बात यह है कि बड़े कंफ्यूजन है लड़के की, जैसे लड़के बोलते हैं कि सर मैं मैकेनिकल का हूं तो मैं कौन सा पेपर सॉल्व करूं। देखो यार एक बात समझो, मैकेनिकल ब्रांच का अगर कोई लड़का है या सिविल ब्रांच का है तो पहली बात कि उसकी नीड देखो क्या है। जैसे मैकेनिकल में भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सिविल में भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। सिविल में आपका क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, और मैकेनिकल में भी फ्लूइड मैकेनिक्स है। कई बार होता है कि मैथ्स के जो क्वेश्चन है टेक्निकल मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो सिविल मैकेनिकल में 2 सब्जेक्ट कॉमन है, फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो पहली बात कि सिविल और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल वाले सिविल और सिविल वाले मैकेनिकल के क्वेश्चन को पूरी तरीके से लगा सकते हैं। मतलब
सिविल मैकेनिकल के, जैसे मैकेनिकल का कोई बच्चा है तो सिविल के भी सारे क्वेश्चन लगा सकता है, और सिविल का बच्चा है तो मैकेनिकल का भी लगा सकता है। इनफैक्ट आप पीआई ब्रांच भी लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। लेकिन होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस इसी इलेक्ट्रिकल के भी हम लगाने की कोशिश करते हैं जो हमसे फंस जाते हैं, और फंसेंगे ही, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे होते हैं जो इसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं और वो इसी कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनमें आप थोड़ा उलझ सकते हो। बट ऐसा नहीं बोलेंगे सारे क्वेश्चन ही वैसे हैं, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू द टेक्निकल सब्जेक्ट, तो उनमें उलझना नहीं है। उनसे अगर आपके लगता है कि यार ये टेक्निकल मिक्स क्वेश्चन, उनको छोड़िए और आगे बढ़िए, उन्हीं क्वेश्चन में उलझना नहीं है। इसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली यार आपके पास दो चॉइस है, डबल ई ब्रांच और ईसी ब्रांच की बात करें तो डबल ई ब्रांच ईसी ब्रांच का भी सॉल्व करेगा, ईसी ब्रांच डबल ई ब्रांच का भी सॉल्व करेगा। इवन यू कैन सॉल्व द आईएन क्वेश्चन। ये तीनों ब्रांच को सॉल्व करना, डबल ई, ईसी और आईएन ब्रांच के तीनों के मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्लियर बात? और सीएस ब्रांच को मेनली अपने ब्रांच पे ही फोकस रखना है, और वो चाहे तो किसी भी ब्रांच का क्वेश्चन का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल का भी, सिविल का भी, ईसी का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, 3 टॉपिक लगाना है, आप तीनों टॉपिक लगा सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस। पर मेनली मैकेनिकल और सिविल की बात करें तो अपना ये दोनों ब्रांच लगा सकते हैं, ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन तीनों लगा सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम मिल रहा है देन यू कैन गो विद द अदर ब्रांच आल्सो, पर इतना तो करना ही करना है। तो आप शुरू के 5 साल के पहले पेपर लगा डाले पूरा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, पहले आपने ये 5 साल के पेपर लगाए जिसमें सारी ब्रांच के क्वेश्चन थे और आपने लगभग सारी ब्रांच के क्वेश्चन डील भी किए, बट इनको प्रायोरिटी में रखना है। दूसरा, अगर आप सिविल ब्रांच के हैं तो सिविल ब्रांच का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू, तो जो आपके खुद के ब्रांच का क्वेश्चन का है उसको तो कम से कम लेके आइए आप 15 साल तक, कम से कम लास्ट 15 ईयर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैकेनिकल ब्रांच अपनी ब्रांच में पूछे हुए सारे क्वेश्चन को डील करेंगे मिनिमम 15 ईयर, और हर एक ब्रांच की बात कर रहा हूं, जो आपकी ब्रांच में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है वो तो कम से कम 15 साल तक लेंगे, कम से कम 15 साल तक लेंगे, है ना। फ्रॉम 24 से लेके आप आ जाइए बल्कि 2010 तक आप सारे क्वेश्चन डील करिए, तब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे ना, क्योंकि आप अपनी ब्रांच के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और इतना क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया अपनी ब्रांच का पूरा 15 साल का, और सारे मिक्स की बात करेंगे तो ये मिनिमम 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए। और इतना जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल हैव अ लेवल ऑफ सब्जेक्ट। और जब आपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स, वर्कबुक और ये पीवाईक्यू जितना हमने आपको बताया, अगर ये सब आप कर लेते हो तब आपके पास आता है कि नाउ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन स्कोर फुल 100%, जिसको हम बोल रहे हैं 13 मार्क्स। तब आप 13 मार्क्स स्कोर करने लायक हो चुके हैं, मतलब तब आप एक ट्रायल मार सकते हैं कि आपके पास चांस है कि यू विल गेट द 13 मार्क्स। अभी भी इसके साथ साथ अब क्या करना है कि भाई हमने सब कुछ तो कर लिया, पढ़ लिए, हमने रिवाइज हमने कर लिया, भाई हमने जो जो काम दिया गया था वो हमने कर लिया, हमने नोट्स पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, नोट्स को रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, वर्कबुक कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए। अब क्या करें? अब आता है आपके पास सिर्फ मैथ्स ही है ना, बाकी सब्जेक्ट भी है। अब क्या करना है मैथ्स में? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, अब टेस्ट सीरीज, पहली बात कि टेस्ट सीरीज देना कैसे है। दो एक बात समझो, टेस्ट सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन। अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज का, पहली बात की टेस्ट सीरीज समझो कि पहले तो 2 टाइप के टेस्ट सीरीज है, एक हमारा ऑफलाइन है और एक हमारा क्या है भाई, ऑनलाइन। तो जो लोग यहां ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं उनके पास तो चॉइस है, वो दे भी रहे होंगे, वो आपका ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का एक ऑफलाइन टेस्ट हो रहा होगा, आपको वो देना है। अच्छा, जब आप टेस्ट दे रहे हैं, पहली बात इस टेस्ट की एक गारंटी कि बिना पढ़े टेस्ट देने नहीं जाएंगे। अब पढ़ के क्या जाओगे टेस्ट में? जैसे आपका टेस्ट सीरीज हो गया, अब टेस्ट सीरीज में क्या पढ़ के जाएंगे? जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक किया है, उनको आपने देखा और चले गए। आपको क्या करने के लिए भाई? शॉर्ट नोट्स देख के चले गए, आप टेस्ट दिए, तो ऑफलाइन टेस्ट दे दिए आप। अब वो टेस्ट देने का हो सकता है जरूरत पड़ जाए, ऑफलाइन टेस्ट दे लिए, उसके बाद आपके पास आता है पार्ट टेस्ट ना, जिसमें बहुत सारे पार्ट टेस्ट होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज है। पार्ट टेस्ट का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो देना शुरू कर दीजिए आप। अब मैथ्स का टेस्ट है तो मैथ्स का दे रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट है दूसरे का, हम बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स का आप पार्ट टेस्ट देना शुरू कर दिए, है ना। तो आप मैथ्स का ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं। अब देखो बात समझिए, यहां से यहीं से बात शुरू है। जैसे आपने मैथ्स का टेस्ट दिया, लेट्स से मैं ऐसे एक फिगर आउट कर रहा हूं कि आपका मान लो 50 मार्क्स का टेस्ट था, है ना, और लेट्स सपोज कि आपके मार्क्स आए 30।
आपके 20 मार्क्स कम आए और आपको यार थोड़ी सी डिमोटिवेशन हुआ यार कि यार मैंने इतना मेहनत किया, मेरे नंबर कम आए हैं यार, 30 ही आया है यार। तो अब बात यह है कि इस 30 को आखिर हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? हाउ विल इंक्रीज दिस 30 मार्क्स? इस 30 मार्क्स को बढ़ाएंगे कैसे? देखो एक बात समझो, जब आप ये टेस्ट देते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए, टेस्ट देने के बाद क्या करना है। जैसे आप टेस्ट दे के आए, आपके नंबर आए 13, आप ढूंढिए कि आपका 20 मार्क्स कहां गया, वेयर इट इज 20 मार्क्स। आखिर 20 मार्क्स से आप लैग कैसे कर गए? और आप यहां पे एक बनाएंगे फिशबोन डायग्राम। एक हम लोग क्वालिटी में एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है फिशबोन डायग्राम। व्हाट इज दिस फिशबोन डायग्राम? लेट्स से वी नो दैट कि आउटपुट में हमारा 20 नंबर कम रहा है, तो मुझे ढूंढना है कि आखिर ये 20 नंबर कम क्यों रहा है। तो हम मार्क आउट करेंगे व्हाई आई एम हैविंग दिस 20 नंबर कहां गया आखिर। तो मैं बात कर रहा हूं कि इट इज बिकॉज ऑफ, ढूंढना है ना कि आखिर ये 20 नंबर कम क्यों हुआ। इट इज ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्ट, आखिर कंसेप्ट कमजोर था इसलिए नहीं हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक, आखिर कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ। या ये हमारा कोई आप कह लो कि हमें क्वेश्चन आ नहीं रहा था। इट इज बिकॉज ऑफ फार्मूला नहीं आता इसलिए नहीं हुआ। आखिर क्या रीजन था ये 20 नंबर नहीं आया? भाई हम एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन हर एक क्वेश्चन का फिशबोन डायग्राम बनाएंगे। आखिर ये जो 20 नंबर के क्वेश्चन थे, जो आपके 5 से 10 क्वेश्चन जो थे वो गलत हुए या नहीं आए, तो क्या रीजन था उसका। सो वी आर सपोज टू मेक द फिशबोन डायग्राम फॉर दिस 20 मार्क्स की आखिर इस 20 मार्क्स जो है मेरा जो कट गया है वो क्यों कटा है। सो हमने प्रॉपर एक मेहनत करके आए, तो हमने तुरंत पेपर दे के आए। जिस दिन उसी दिन हमने टेस्ट के एनालिसिस किया, मेरा नंबर कम आया, मैंने तुरंत फिशबोन डायग्राम बनाया। तो मुझे पता चला यार 2 क्वेश्चन तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज मुझे उसका फार्मूला पता नहीं था। अब पहला काम है यार कि फार्मूला क्या है, इज अ वेपन। बिना उसकी कौन सी जंग लड़ी जाती है। फार्मूला तैयार किया मैंने, और फार्मूला उस शॉर्ट नोट्स को उल्टा फिर से शॉर्ट नोट्स पढ़ा मैंने। एक आध क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक था, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मैं उसको सुधारूंगा। एक आध क्वेश्चन में कंसेप्चुअल एरर मैंने कर दिया, उनको इंप्रूव करेंगे। तो जब ये सब काम आपने पूरा फिशबोन डायग्राम करना के आपने पता कर लिया, उसके बाद आपने इसको इंप्रूव किया और तब गए आप अगला टेस्ट देने के लिए। और जब आप अगला टेस्ट दोगे तो ये गारंटेड है कि दिस टाइम योर नंबर ऑफ स्कोर विल इंक्रीज। लेकिन अगर आपने यही टेस्ट देके आए और आपने इस पे काम नहीं किया कि आखिर मेरे नंबर कम क्यों आए, तो ये नंबर फिर से अगली बार में सेम रहेगा या तो घट जाएगा। तो टेस्ट देखो, टेस्ट को ना ऐसे लेना, टेस्ट इज नॉट फॉर परफॉर्मेंस, समटाइम टेस्ट इज फॉर इंप्रूवमेंट। सारे टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए नहीं होते भाई, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए भी होते हैं। आएगा टाइम जब हम लोग देंगे फुल लेंथ टेस्ट एफएसटी, जिसमें ऑल इंडिया रैंक आएगी, उसका टाइम आएगा। बट अभी जो टेस्ट है, तो टेस्ट दे के आओ, तो अगर नंबर कम है तो थोड़ा उस पर काम करोगे, कम क्यों आया, अब उसको एज ए इंप्रूवमेंट लेना कि मुझे उसको इंप्रूव करना है, वो नंबर को बढ़ाना है। तो टेस्ट इज नॉट ऑलवेज फॉर द परफॉर्मेंस, समटाइम इट इज फॉर द इंप्रूवमेंट भी है। आप उसको इंप्रूव करिए। तो आपने उस पर काम किया, उसको इंप्रूव किया, अगला बार टेस्ट देंगे, योर नंबर विल इंक्रीज। और टेस्ट तो देना ही है जितना, देखो अब टेस्ट देने के लिए भी जितना नंबर आप पॉसिबल टेस्ट दे सकते हो उतना बेटर है। टेस्ट देने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। फुल लेंथ टेस्ट भी देना है, पार्ट टेस्ट भी देना है, सब्जेक्ट वाइज दे देना है, टॉपिक वाइज मिले तो टॉपिक वाइज टेस्ट दे देना है। तो आपने टेस्ट दिया अब आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या क्या काम कर लिया भाई, पहले आपने नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाया, वर्कबुक किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, अब आप टेस्ट देते जा रहे हैं, टेस्ट देते जा रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जिसमें सारे लोग फंसे हुए हैं, वो है रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, रिवीजन। मतलब यहां पे लोग टेलीग्राम पे मैसेज भेज भेज के, मतलब सर कैसे पढ़े, कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, क्या स्ट्रेटेजी बनाए। देखो यार, यहां मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पहली बात कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए देयर इज नो फिक्स स्ट्रेटेजी। द स्ट्रेटेजी इज क्रिएटेड बाय स्टूडेंट इटसेल्फ। स्टूडेंट कोई खुद आप स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं। व्हेन यू कम विद द टॉपर टॉप, देन वी कम टू नो दैट यार दिस इज द स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एग्जाम। अब देखो स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब आप सीधे समझो, जैसे समझो कि पहला हमारे पास था एक शॉर्ट नोट्स, एक है फार्मूला, है ना। मतलब फार्मूला का मतलब है हम बात कर रहे हैं कि वो जो शॉर्ट नोट्स आपने बना रखा है, पहला तो काम ये है कि ये शॉर्ट नोट्स ही याद होना चाहिए। उस नोट्स के शॉर्ट नोट्स में जो भी लिखी हुई चीजें याद है। आधे लोगों को फार्मूला नहीं याद हो रहा है यार, तो बिना फार्मूला के आप एग्जाम थोड़ी नहीं दे पाओगे। मतलब गोइंग इन द वॉर विदाउट वेपन्स वाली बात है कि आप बिना फार्मूला के एग्जाम देने जा रहे हैं, घायल होके आएंगे। यू कांट गो टू द वॉर विदाउट वेपन्स। फार्मूला हमारा हथियार है, हम बिना हथियार के थोड़ी नहीं जाएंगे एग्जाम देने के लिए।
अब फार्मूला पे काम करना है। लोगों को ये याद नहीं हो रहा है यार, लोगों ने क्या नहीं किया इसके लिए यार। अब वो याद कर रहा है फार्मूला। एक तरीका तो ये है कि यार देखो क्या है ना, जैसे मैं व्हाट आई वाज डूइंग इन माय टाइम, कि हमने क्या किया, कलर पेन से A4 साइज से अपने से मैंने अपनी हैंडराइटिंग में सारे फार्मूले लिख रखे थे, और जब मुझे करना होता रिवीजन तो मेरे साथ क्या था कि मेरे वो शॉर्ट नोट्स के जो पेज थे वो हमारे पास या तो जेब में पड़े हैं या तो मेरे बेड पे पड़े हैं। जब बेड पे पड़ा है तो हम क्या करते, जब सोते समय जाते थे तो हम उसी शॉर्ट नोट्स को क्या करते थे कि हम देखते देखते सो जाते थे, देखते देखते सो जाते थे। तो ये काम लगभग कह सकते हो कि ऐसा कोई पेज नहीं होगा जिसपे मेरी नजर कम से कम 50 बार नहीं गई होगी। ऐसी कोई पेज नहीं होगा मेरे पास शॉर्ट नोट्स का जिस पर मेरी नजर 50 टाइम्स नहीं गई होगी। मतलब एक ऐसे एक नेचर है, हम गए सोते 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 वो फार्मूला देख रहे, पलट रहे, देख रहे देख रहे देख रहे, देखते देखते सो गए। और एक दिन आया ऐसा कि यार वो मुझे अपने आप फार्मूले याद थे, और इतना ही नहीं याद थे, एग्जाम हॉल में जब मैं गया तो जब मैं एग्जाम दे रहा था, मुझे एग्जाम हॉल में बैठते समय मुझे यह भी याद था, मैंने इसको कॉर्नर पे बादल बना के ग्रीन पेन से वाला फार्मूला लिखा था। इतनी इमेज थी उस पेज की क्योंकि मैं इतनी बार उसको देख चुका था। आपको भी यही करना है यार, आपको भी यही करना है। आप उसको इतनी बार देख लो कि उसकी एक प्रिंट इमेज दिमाग में आ जाए। और यहां लड़के ने खतरनाक खतरनाक स्ट्रेटजी बना रखी है। एक लड़के ने तो मुझे मिला था, उसने क्या बताया कि सर मैंने अपने ही फार्मूले को अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड कर रखा हूं और मैं हेडफोन लगा के उसको सुनता रहता हूं, मुझे याद हो गया है। यार ये अपने अपने तरीके हैं दोस्त, ये है हमें फार्मूला याद करने के तरीके। आपको जो सही लगता है, जैसे सही लगता है, पर फार्मूला तो आपको याद रखना है। तो आपने फार्मूला याद कर लिया। अब बात होता है कि फार्मूला याद है, अब रिवीजन कैसे करें। दो एक बात समझो, किसी भी सब्जेक्ट का गैप, किसी भी सब्जेक्ट का गैप की बात कर रहा हूं, इट कैन नॉट बी मोर देन 20 डेज। देखो एक बात समझो, तैयारी के दौरान इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझा के रखना दिल को कि मेरी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। तो 20 दिन से ज्यादा किसी सब्जेक्ट का गैप होने नहीं देना है। हुआ क्या कि जैसे आपने सब्जेक्ट कर लिया, भाई आपने और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, आपने सब कुछ कर लिया। अब आता है कि भाई हर 20 डेज पे मुझे एक टर्न बना लेंगे, हर 20 डेज पे मुझे उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने का तरीका क्या होगा? दो तरीके होते हैं, एक होता है फार्मूला नोट्स पढ़ना, शॉर्ट नोट्स पढ़ना, एक होता है मेन नोट्स पढ़ना, एक होता है वर्कबुक लगाना, एक होता है पीवाईक्यू लगाना। शॉर्ट नोट्स, वर्कबुक, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, ये सब अपने रिवीजन के तरीके हैं। अब होता क्या है कि मुझे क्या करना है, जैसे हमने आपको बताया कि आप जब पीवाईक्यू लगा रहे थे तो आपने सिर्फ 2020 तक क्वेश्चन लगाए। अब आपने क्या किया, 20 दिन बाद जब रिवीजन करने की बारी आई तो मैंने बोला आप लगाओ 2019 का क्वेश्चन, और अगर ये सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, आपका तैयारी एकदम बिल्कुल फिट चल रहा है। 20 दिन, अरे अल्टीमेटली क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। तो आपने 20 दिन बाद उठाया, 2019 का क्वेश्चन सॉल्व किया और आपसे सॉल्व हो गया, खत्म काम है, तैयारी सही चल रही है। फिर 20 दिन बाद आया, फिर हमने उठा लिया। अगर कोई क्वेश्चन में फंस रहे हैं, आप नोट्स पलटिए, शॉर्ट नोट्स पलटिए, तुरंत उसको रेक्टिफाई करिए। तो हर 20 दिन के बाद अगर ये गैप 20 दिन से बढ़ के 2 महीना हो गया, आप इसको समझा नहीं पाओगे कि तुम्हारी तैयारी ठीक चल रही है। उसको ये मतलब एक जहन में आने लगता है कि यार मैं भूल रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए 20 दिन के बाद, चाहे अब वो रिवीजन करते समय हो, देखो मेरा तो प्रेफरेंस यही है कि आप क्वेश्चन लगाओ मैथ्स में, कि 20 दिन के बाद अगर रिवाइज करना है तो क्वेश्चन लगा लो, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, वो भी तरीका है, या दोनों काम कर लो, कुछ थियरी पढ़ लो, कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन लगा लो। पर एक दिन 20 दिन के बाद हर सब्जेक्ट का एक नंबर आना चाहिए, और स्पेशली मैथ्स में तो 20 दिन बाद आपको देख ही लेना है। तो ऐसे हर 20-20 दिन पे आप उस सब्जेक्ट का एक टर्न आ रहा है जिसमें आप कुछ क्वेश्चन लगाते जा रहे हो। अगली बार आएगा तो 2018 का लगा लेना, उसके बाद आए तो उसके बाद आप लगा देना 2017 का। अच्छा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2025 का पेपर जो है, इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय आईआईटी रुड़की, और आईआईटी रुड़की ने इसके पहले पेपर कंडक्ट किया है 2017 में, 2017 में, आई थिंक उसके पहले कंडक्ट किया उसने 2009 में। एक बार 2009 और 2017 का पेपर का थॉरली देख लेना कि उनके पूछने का तरीका क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस फ्लेवर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उससे एक आइडिया लग सकता है थोड़ा बहुत कि 2025 में क्वेश्चन क्या आएगा। जैसे आपको 2017 में आईआईटी रुड़की ने पेपर कंडक्ट किया तो एक आइडिया लगता है कि यार आईआईटी रुड़की के पूछने का पैटर्न क्या है, 9 में क्या उन्होंने पूछा हुआ है, उससे एक आइडिया लगा सकते हो 2025 में क्या आ सकता है। अच्छा देखो, इन जनरल आपको बता दे थोड़ी सी एक रेस्पेक्टिव ब्रांच के लिए कि भाई जो आपके पास ये है, क्या कहते हैं,
हम बात कर रहे थे कि भाई हर एक ब्रांच के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो गेट एग्जाम में एग्जैक्टली 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वी नो दैट कि 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी स्टैंडर्ड है। दो तरीका है पूछने का। पहला तरीका है कि 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स। 5 क्वेश्चन किसके होंगे? 1 मार्क्स के होंगे। तो देखो ये हो गया ना 13 मार्क्स। या फिर कई बार क्वेश्चन, जैसे मैकेनिकल में देखोगे यही ट्रेंड फॉलो होता है। मैकेनिकल में सेम ट्रेंड फॉलो है। डबल ई में लास्ट ईयर चेक करोगे सेम ट्रेंड फॉलो हुआ। एक आध ब्रांच में क्या करते हैं वो, दे हैव 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड 3 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन इस पैटर्न पे होगा, बट सम टाइम ये भी देखा गया है ना, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, है ना। अब देखो जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो मोस्टली ब्रांच पे डिपेंड करता है। एक बात समझिए, इन 3 टॉपिक से फिक्स्ड है कि हर ब्रांच में क्वेश्चन है। एवरी ब्रांच इज हैविंग द क्वेश्चन फ्रॉम दीज 3 टॉपिक्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस। जैसे थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कौन कौन से टॉपिक्स के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो चाहे ब्रांच कोई भी हो, लीनियर अलजेब्रा से फिक्स क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से फिक्स क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस से फिक्स क्वेश्चन है। और अगर बात करें मैकेनिकल का, वेक्टर कैलकुलस फिक्स है। मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस फिक्स है। और आपको लगाना है, ये फिक्स है कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है मैकेनिकल के लिए, क्वेश्चन वहां से आना ही आना है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन या तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, और हमारे पास है एक वेक्टर कैलकुलस, इन्हीं टॉपिक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। जो लैप्लास, फोरियर और पार्शियल है, इन 3 टॉपिक से जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हो। लास्ट ईयर क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिला। तो पार्शियल, लैप्लास और फोरियर ये मैकेनिकल में फ्रिक्वेंट क्वेश्चन नहीं है, पर कर जरूर लेना कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हमसे हो जाना चाहिए। सिविल ब्रांच की बात करें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है, करना ही करना है सिविल ब्रांच के लिए। दूसरा है न्यूमेरिकल मेथड, बिल्कुल इनके ट्रेंड में चल रहा है। मतलब पार्शियल, न्यूमेरिकल मेथड और ये 3 टॉपिक जो हम बता रहे हैं, लीनियर, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस तो है ही। अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिन जिन ब्रांच में भी है फिक्स्ड है कि क्वेश्चन है ही। बट सिविल में पार्शियल पूछ लेता है तो ऑर्डिनरी से थोड़ा हो सकता है कि न भी आए, लेकिन सिविल ब्रांच में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल न होने की वजह से वो डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डिनरी और पार्शियल दोनों से पूछ ले जाते हैं। भाई अगर आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सिलेबस पे नहीं है तो उनको एक एज मिल जाता है कि भाई दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन ला सकते हैं। यहां भी लैप्लास और फोरियर फिक्स नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, और इन जनरल चांसेस कम होते हैं आने के लिए। लैप्लास और फोरियर बेसिकली इसी इलेक्ट्रिकल कोर टॉपिक का है। तो आप सोच लो कि सिविल ब्रांच के लिए देखा जाए तो पार्शियल से क्वेश्चन अच्छा है, न्यूमेरिकल मेथड से हर साल क्वेश्चन अच्छा है, वेक्टर से कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन है, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा तो करना ही करना है। यही बात इसी इलेक्ट्रिकल की बात करें। अब इसी इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो इलेक्ट्रिकल में जैसे लास्ट ईयर 2024 में 2 क्वेश्चन आ गए कॉम्प्लेक्स की। फिक्स है कि हर साल कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन है, और उसमें भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन है। ये 3 टॉपिक तो आपके लिए है ही, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस। दूसरा आपको होल्ड करना है कॉम्प्लेक्स, और तीसरा आपको बता दिए कि आपको होल्ड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके लिए लैप्लास, फोरियर मैटर नहीं करता, आप तो कर ही ले जाओगे, आपके लिए कोर ब्रांच का है। तो आपको फोकस यहां से ऊपर रखना है, ये वाला फोकस रखना है। लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स 4th प्रायोरिटी में दो, 5th पे दे दो आप किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को, देन गोस टू द वेक्टर कैलकुलस। पार्शियल से क्वेश्चन कब पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, कभी कभी पूछे गए हैं। तो ये है आपका एक तरीके से वेटेज, या आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सजेशन देखो आज के डेट में ये है कि जो कंपटीशन का लेवल चल रहा है उसमें यू कांट स्किप द एनी टॉपिक। आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं, यू कांट स्किप एनी टॉपिक, ठीक है। सो रिवीजन करते समय, रिवीजन करने के लिए जो हमने आपको तरीका बताया है वो आप फिक्स फॉलो करिए। क्या क्या हमने बताया कि भाई आप रिवीजन करते समय आपको फिक्स फॉलो करना है। क्या चीज बताया मैंने कि आपको 20 दिन से ज्यादा का गैप मत होने दो। रिवाइज करते समय आप नोट्स भी यूज कर सकते हैं, मेनली शॉर्ट नोट्स यूज करिए। अच्छा, शॉर्ट नोट्स यूज किए, आप कुछ क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं या नोट्स प्लस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। जो आपको इनमें से सही लगेगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिवीजन करना कंपलसरी है। अगर कोई लड़का डिप्लोमा बैकग्राउंड का है तो सलाह है उसके लिए कि आप
मैथमेटिक्स के लिए डेली बता रहे हैं, जिनका मैथ्स कमजोर है तो वो एक फिक्स शेड्यूल रखे कि डेली मुझे कम से कम 1 घंटा तो मैथ पे काम करना ही। एक बात जान लीजिए, बिना इस सब्जेक्ट के रैंक नहीं है, इट्स रैंक बूस्टर सब्जेक्ट है, बिना इसके AIR सिंगल डिजिट 2 डिजिट तो नहीं चढ़ेगा, ये बात जान ले। तो जो लोग डिप्लोमा से है उनके लिए डेली काम करना है 1 घंटे का यार, डेली पूरी थ्रू आउट द ईयर 1 घंटा आप करते जाओ, यू विल गेट कंफर्टेबल। और बाकी जो आप लोग नॉर्मली हैं, जिन्होंने सब कर रखे हैं, तो उनके लिए जैसा मैंने बताया कि हर 20 दिन के बाद एक प्रॉपर रिवीजन का तरीका रखो, फार्मूला रिवाइज कर ले जाओ, या आप क्वेश्चन लगा डालो, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा डालो, जैसे मैंने बताया कि 19, 18, उसके आगे 17, 16 ऐसे लगाते जाओ। क्लियर है? उसके बाद आता है द लास्ट वन इज, जिसके लिए मेडिजी सपोर्ट करता है, वो है GTQ। GTQ क्या है? इज गेट थ्रू द क्वेश्चन, जिसमें हम आपके लिए लेके आएंगे जनवरी में, इन द मंथ ऑफ जनवरी और एट द एंड ऑफ दिसंबर। अगर आप सब कुछ तैयारी कर रखे होंगे तो हम थोड़ी सी काम करेंगे कि 2025 के लिए व्हाट विल बी द मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो IIT रुड़की पूछ सकता है, या हम अपने साइड से एक एफर्ट देंगे एक रिवीजन के तरीके पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस साल के लिए बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके हम आएंगे आपके लिए दिसंबर या जनवरी में, जिसका नाम होगा GTQ, जो हम लोग हर साल कराते हैं। यूट्यूब पे लाइव होगा वो, चाहे वो मेडिजी स्टूडेंट हो चाहे वो नॉन मेडिजी स्टूडेंट हो, वो कोई भी उस सेशन को अटेंड कर सकता है, वो यूट्यूब पे लाइव होता है। तो आप यहां तक पहुंचते पहुंचते ये सब कर रखे होंगे तो GTQ में आपको दिखेगा एक क्वेश्चन का लेबल, और इसको जरूर कर लेना, इसको जरूर कर ले जाना। तो जो जो मैंने आपको बात बताया है उसको आप फॉलो करते रहना। और थोड़ा सा देखो ना, मतलब मैं मानता हूं कि तैयारी वायरी करने पे क्या है ना कि आपको क्या रखना है, थोड़ी ईमानदारी, ऑनेस्टी चाहिए यार। मेन पॉइंट है ईमानदारी, कि आप पूरी काम अपने ईमानदारी से कर रहे हो, सिस्टमैटिक। देखो एक बात समझ लेना, शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? दो एक आएगा ना महीना, जैसे मान लो आपके गेट एग्जाम से ठीक एक सप्ताह पहले दिमाग इतना हाइपर हेजार्ड होता है ना यार, कि आप उठाओगे सोम, आपको लगेगा स्ट्रक्चर में छूट रहा है, आप उठाओगे फ्लूइड मैकेनिक्स, लग रहा है HMT में छूट रहा है, आप उठाओ सिग्नल सिस्टम, लग रहा है कंट्रोल में छूट रहा है। उस समय दिमाग को बैलेंस बनाना है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत काम आता है उस समय, कि भाई आपने हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना रखा है तो आपको बैलेंस दिक्कत नहीं है। एग्जाम के एक रात पहले भी आप सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करके चले जाओगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे समझ से। वरना एग्जाम के 2-4 दिन पहले लोगों को ऐसा फीवर चढ़ता है ना, जिसको बोलते हैं एग्जामिनेशन फीवर, जिसकी जो बुखार है ना, उसकी दवा मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती है। बड़े बड़े महारथी इसमें बह गए हैं और उनकी हो गई है एग्जाम खराब। इसलिए शुरू से ही सजेशन दे रहा हूं आप सभी को, वेदर यू आर मेडिजी स्टूडेंट और नॉन मेडिजी स्टूडेंट, वो आप जरूर फॉलो कर ले जाना। आप एक शॉर्ट नोट्स प्रॉपर अपने तरीके से बनाते चलो अभी से, ठीक है। एंड में जब GTQ होगा तो उसके थ्रू आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा यार। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से हमने आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट 13 मार्क्स। तब आप कह सकते हो कि पक्का है कि आपको 13 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है यार। सो दिस इज ऑल। देखो एक बात सजेशन देंगे यार, देखो क्या ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पे विश्वास रखना है, मतलब एक ईमानदारी रखना है कि यार हम हर काम को ईमानदारी से करेंगे। रेस्ट है यार, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अगर आप पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से करते जाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। 100% है कि आपका रिजल्ट। देखो आपके पास हाथ में है ही क्या चीज, आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ आपका कर्मा। आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, आपको जो टीचर कराए हैं, जो आप कर रहे हैं, बस उसमें ईमानदारी रखो, आप अपना कर्म करते चलो, मतलब आप अपने काम ईमानदार रहो। और इन जनरल देखो, इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि आप अगर अपने काम में ईमानदार रहोगे तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो एक ऐसे एक लाइन बताते हैं हम आपको, कि जैसे बोलते हैं ना कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये मैंने नहीं बोला, ये भगवान श्री कृष्ण ने बोल रखा है। तो आज नहीं तो कल होगा, बस आप अपने काम में ईमानदारी रखो। एंड इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योर जॉब, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस वन डे। तो आपको ना धैर्य नहीं खोना है, कीप काम एंड कीप पेशेंट, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू वेरी मच गाइज।